प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है, आदिकाल में हम परमात्मा से कब और कैसे अलग हुए। मतलब प्रश्न पूछा गया है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कभी हम परमात्मा से अलग हुए, जो इतने परेशान रहते हैं, इतने बेचैन रहते हैं, क्योंकि कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, तो जब उसके साथ रहे होंगे तो बड़ा आनंद रहा होगा। लेकिन आदिकाल में ये हम परमात्मा से अलग कैसे हुए, या आप ये कह सकते हो कि मन चेतना से कैसे अलग हुआ, या हम परमात्मा से कैसे अलग हुए। भाई अलग हुए, फिर अब मिलने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो हम अलग ही क्यों हुए, किस परिस्थितियों में हुए और क्यों हुए। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से ये इसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न जितना समझाना कठिन है, उससे ज़्यादा समझना भी कठिन है। दोनों ही कंडीशन है, इसलिए मैं इसको कठिन कहता हूँ। अच्छा, क्यों कठिन कहता हूँ? क्योंकि वस्तुतः ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न अगर सही होता है तब तो उसका उत्तर सही होता है, लेकिन अगर प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इसको समझो, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि दरअसल हम कभी परमात्मा से अलग हुए ही नहीं। ये जो कहा जाता है कि हम परमात्मा से कब अलग हुए, हम कभी अलग नहीं हुए परमात्मा से। हम ये प्रश्न, इसका उत्तर समझाएं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देंगे। पहले आप कल्पना करो कि सागर है। जो सागर होता है वो पानी का सागर नहीं है, वो लाइट का सागर है, ऐसे समझो। जो सागर है वो लाइट का सागर है, और जो सागर के ऊपर की लहरें हैं, छोटी छोटी ऊपर सागर के ऊपर लहरें होती हैं, तो जो लहरें हैं वो उन लहरों में कहीं प्रकाश कम है, कहीं प्रकाश ज़्यादा है, ठीक। और सागर के नीचे जो गहराई में है वहाँ प्रकाश बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अब आपके समझ में आएगा कि जो सागर की लहरें हैं, जो ऊपर की लहरें हैं, और छोटी छोटी जो लहरें हैं, उसका जो प्रकाश है अलग अलग लहरों का अलग अलग है। किसी का कम प्रकाश है, किसी का ज़्यादा प्रकाश है। अब जिन लहरों का प्रकाश कम है, ठीक, वहाँ पे अंधेरा आ जाता है, तो वो लहरें क्या करती हैं, उस अंधेरे को ही अपना दुख समझने लगती हैं। पहले आप ये उदाहरण समझ लो तो समझ में आएगा, जो भी आगे समझाएंगे। जिन लहरों में प्रकाश कम होती है, जहाँ प्रकाश कम होगा वहाँ हल्का सा अंधेरा होने लग जाएगा। उस अंधेरे में वो जो लहरें हैं जुड़ने लगती हैं उन अंधेरों से, मतलब अपने से उत्पन्न होता है और अपने से जुड़ने लगती हैं। और जब जुड़ती हैं तो अब वो लहर क्या करेगी, वो लहर कहेगी कि जो अंधेरा उसके आसपास हो रहा, उस अंधेरे से जुड़ के दुखी होगी। इल्यूज़न पैदा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है अंधेरा है, तो यहाँ पे डर है, एक डरावना चीज़ पैदा हो जाएगी, डरावना भाव आएगा वहाँ पे उस लहर को। लेकिन जहाँ प्रकाश ज़्यादा है जिस लहर पे, उस पर डर नहीं पैदा होगा, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा और कम हो जाता है। ठीक ऐसे ही कॉन्शियसनेस की अवस्था होती है, जहाँ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। जहाँ कॉन्शियसनेस ज़्यादा है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समाधि की अवस्था में कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस कम होने लगती है, तो वो जो चेतना है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जुड़ जाती है। मतलब इल्यूजन उसको पैदा हो जाता है, अपने से ही जुड़ के दुखी होने लग जाती है। मन कैसे पैदा हुआ? कॉन्शियसनेस जहाँ कम है, ठीक, कॉन्शियसनेस के कम होने से, जहाँ पे प्रकाश कम है, जैसे मैंने अभी बताया सागर का उदाहरण दिया, जहाँ पे प्रकाश कम है, वैसे ये कॉन्शियसनेस का सागर मान लो अस्तित्व का। और इस कॉन्शियसनेस के सागर में जहाँ पे कॉन्शियसनेस कम है, वहाँ इल्यूजन पैदा हो जाता है, वहाँ जुड़ाव पैदा हो जाता है। जैसे आप रात में सोते हो, सोने के दौरान अंधेरे, अब रात में जब आप सोने लगते हो, नींद में आप जाते हो, तो नींद में क्या होती है, कॉन्शियसनेस कम होने लगती है। तो कम होने लगती है, तो आप देखो जब कॉन्शियसनेस कम होने लगती है तो आप सपना अवस्था में चले जाते हो। अब सपने में देख रहे हो कोई आपको मार रहा है, आपको कोई डरा रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है। अब वहाँ पे है कौन? आप ही तो हो ना, कॉन्शियसनेस ही तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस कम, कॉन्शियसनेस का जो स्तर है वो कम हो गया। अब कम होने के कारण इल्यूजन पैदा हो जाता है।
सोते आप अकेले हो, लेकिन देखो सपने में कितनी चीज़ें पैदा कर लेते हो। आपकी भूत भी आ रहा है, कि कोई डराने भी आ रहा है, कोई हमको मार भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। कॉन्शियसनेस कम होता है। अच्छा, जब कॉन्शियसनेस कम होता है और जब इल्यूजन पैदा होता है तो हम उसी से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे मन पैदा होने लगता है। मन कैसे पैदा होता है कि जब कॉन्शियसनेस की अवस्था कम होती है। कॉन्शियसनेस की अवस्था कम होने से हम जो चेतना होती है, यानी कि जो चेतना कॉन्शियसनेस एक ही बात है। अब यहाँ पे जब कॉन्शियसनेस कम की बात कर रहे हैं तो कॉन्शियसनेस जहाँ पे होश कम है, जैसे प्रकाश कम होता है तो अंधेरा पैदा हो जाता है, वैसे जब कॉन्शियसनेस कम होती है तो इल्यूजन पैदा हो जाता है। मान लो आप सपने में गए, कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे? आप डर जाओगे। आप सोचोगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे ख़राब लग रहा है, वो अनुभव बनेगा ना, वहीं मन पैदा हो जाता है। प्योर कॉन्शियसनेस में कोई मन नहीं होता है, लेकिन जब वो कॉन्शियसनेस किसी से जुड़ जाती है, व्यक्ति, परिस्थिति या समाज, कहीं से भी जब वो जुड़ती है, अब उसको सुख और दुख पैदा होने लगता है। तो यहीं से स्मृतियाँ पैदा होती हैं। अगर आपकी स्मृतियाँ पैदा होने लगी, स्मृतियाँ नहीं तो मन भी नहीं, यहीं से आपको स्मृतियाँ पैदा होने लगती हैं। कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ बुरा सोचते हो, अब यहीं से विचार पैदा होने लगता है। जैसे एक प्योर बच्चा आप देखते हो, एक न्यूनेट्स होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन अभी मन नहीं पैदा होता है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस थोड़ा सा बढ़ने लगी, लेकिन एक निश्चित फेज में जब कॉन्शियसनेस आती है तो इल्यूजन पैदा हो जाता है। जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, अब जब थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी बुद्धि और खुलती है, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, अब उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो एक स्मृति और यहाँ से एक मन पैदा होने लगता है। तो इस तरह से खेल चलता है। तो मनुष्य के लेवल में भी कॉन्शियसनेस का एक रेंज है। आप स्वप्न से जागृत अवस्था तक चल रहे हो तो कॉन्शियसनेस का इस रेंज में आप रहते हो। मनुष्यता एक निश्चित कॉन्शियसनेस के रेंज में रहती है। पशुता भी एक निश्चित कॉन्शियसनेस के रेंज में रहती है। अब पशुता, जो पशु हैं, उनकी कॉन्शियसनेस मनुष्य के नीचे है। तो निद्रा से, सुसुप्ति से, निद्रा से एक निश्चित कॉन्शियसनेस उनके अंदर रहती है, पशुओं के अंदर। पेड़ पौधों में भी एक निश्चित कॉन्शियसनेस रहती है, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस पशुता से भी नीचे है। ऐसे पत्थर में भी बहुत कम कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों से भी कम है, उससे भी कम है। तो कॉन्शियसनेस मूल है कि कॉन्शियसनेस का बढ़ते जाना। अब मनुष्यता के कॉन्शियसनेस में, यहाँ पे हम जब मनुष्यता के कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो जब मनुष्यता के कॉन्शियसनेस में आते हैं तब यहाँ हम सुखी दुखी होते हैं। पर्टिकुलर किसी से जुड़ गए तो दुखी होने लगे, किसी से जुड़ गए तो सुखी होने लगे। तो ये बात जो मैं प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, ये बहुत कठिन है समझना। मैं जानता हूँ मेरी बहुत सी बातें आप इस तरह नहीं समझ पाते हो, लेकिन धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप समझोगे, क्योंकि जब आप ध्यान भी करते हो तो ये अच्छे से आप समझ सकते हो। तो इस अस्तित्व में कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक प्रकाश का सागर कल्पना कर लो, वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा अस्तित्व एक कॉन्शियसनेस का सागर है। अब कहीं कॉन्शियसनेस कम है, कहीं कॉन्शियसनेस ज़्यादा है। जहाँ कॉन्शियसनेस कम है तो जो कम होने वाली, जो कम अंश वाली कॉन्शियसनेस है, वो इल्यूजन पैदा कर लेती है। वो अपने ही रूप से डरने लगती है। जैसे आप निद्रा में इल्यूजन पैदा कर लेते हो और डरने लगते हो, और रहते हो अकेले। सपने में आप कितने भी दुखी हो, कितने भी पीड़ा में हो, परेशान हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन रहते तो आप अकेले हो ना। वो आपकी कॉन्शियसनेस कितना डर पैदा कर लेती है। वही कॉन्शियसनेस जब आप जाग जाते हो, कॉन्शियसनेस का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है जागृत में। तो जब कॉन्शियसनेस का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, सारे डर खत्म हो जाते हैं। आप हंसते हो, अरे इतना मैं डर रहा है तो नींद थी। ऐसे ही जब जागृत से भी और ज़्यादा कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ती है, और कॉन्शियसनेस की अवस्था में जाते हो, सुपर कॉन्शियसनेस की अवस्था में जाते हो, जिसे हम मुक्ति कहते हैं या समाधि कहते हैं, वहाँ ये भी खत्म हो जाता है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो ये मनुष्यता, ये जो जागृत वाली कॉन्शियसनेस है, इस पर हंसी आती है। हर कॉन्शियसनेस के एक निश्चित अवस्था में एक निश्चित सपने हम देखते रहते हैं। मूल बात इसका क्या है कि कॉन्शियसनेस का ये सागर है, और कॉन्शियसनेस का जो सागर है, इसका हर अंश कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है कॉन्शियसनेस में। तो हर कॉन्शियसनेस का एक निश्चित दायरा होता है। मान लीजिए एक निश्चित कॉन्शियसनेस की एक निश्चित अवस्था होती है, हर कॉन्शियसनेस एक निश्चित तरह का इल्यूजन हम पैदा किए होते हैं। जब हम सपने वाली अवस्था में होते हैं तो एक कॉन्शियसनेस की एक निश्चित अवस्था होती है, जहाँ एक निश्चित तरह का हम इल्यूजन पैदा करते हैं, डर पैदा करे रहते हैं। अब जागृत अवस्था में जब मनुष्यता में होते हैं
तो आप जो नॉर्मल जागृत अवस्था है इसमें भी देखो आप सुखी दुखी होते हो, इस कॉन्शियसनेस में भी रहते हो, कौन रहती है कॉन्शियसनेस ही, लेकिन हर स्तर की कॉन्शियसनेस एक नए तरह की, एक अलग तरह का डर पैदा किया रहता है अपने भीतर, उसके भीतर एक नया तरह का, एक नए तरीके का डर होता है, वो स्तर पे होता है। लेकिन जब आप सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाते हो तो वहाँ कोई डर नहीं होता, वहाँ सारे सपने खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरा अस्तित्व कॉन्शियसनेस का सागर है। अब कॉन्शियसनेस अपने अलग अलग अवस्था में यहाँ रहती है, हर अंश कॉन्शियसनेस का, जैसे मैंने बताया सागर की हर लहर एक निश्चित प्रकाश में रहती है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, वैसे ये पूरा अस्तित्व कॉन्शियसनेस का सागर है। और इस सागर में कॉन्शियसनेस का हर अंश एक अलग अलग अवस्था में रहती है, अपने होश की एक अलग अलग अवस्था में रहती है, और होश की हर अवस्था एक नए तरह का इल्यूजन, नए तरह की डर पैदा होती है। और हर डर से, हर जुड़ाव से हम मन पैदा हो जाता है। मन कैसे पैदा होता है? जोड़ से पैदा होता है। अगर आप गहराई से देखो, शरीर तो आपका मरा हुआ है, तो शरीर की मृत्यु नहीं, क्योंकि शरीर पहले से ही मरा हुआ है। कॉन्शियसनेस कभी मरती नहीं, तो कॉन्शियसनेस की कोई मृत्यु नहीं। तो मृत्यु होता किसका है? संबंधों का, जो जुड़ाव है, जो कॉन्शियसनेस शरीर से जुड़ी हुई है, जब ये जुड़ाव खत्म हो जाता है, इस जुड़ाव की ही मृत्यु होती है, जुड़ाव की ही मृत्यु होती है, जो हम जुड़े होते हैं। तो ये समझ लो पूरा अस्तित्व ये कॉन्शियसनेस का सागर है, और इसी कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस का हर अंश अलग अलग कॉन्शियसनेस की अवस्था में रहता है, और हर अवस्था में एक नए तरह का डर पैदा होता है, और उस नए तरह के डर से विचार पैदा हो जाता है, मन पैदा हो जाता है। तो अगर गहराई से देखा जाए तो चेतना से कभी मन अलग हुआ ही नहीं, बस हमारे होश की अवस्था कम ज़्यादा रही। हमारा होश कभी कम रहा है, हमारा होश कभी ज़्यादा रहा है। तो हमारा होश जिन अंश में कम रहा है वहाँ पे हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। हमारा होश जिस लहर में, जिस अंश में बढ़ जाता, वहाँ हम सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस का सागर है, जो जिसे हम चेतना कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और इससे हम कभी अलग हुए नहीं। हम का मतलब, अगर हम अपने को मन समझते हैं तो मन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। मन कैसे पैदा होता है? कॉन्शियसनेस किसी से जब जुड़ती है तो जुड़ने के कारण उसको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। इस अच्छा और बुरा लगने से स्मृतियाँ बनती हैं, यही मन पैदा हो जाता है। जैसे बच्चा छोटा है, एकदम कोरा है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जिस समाज से जुड़ता है, जिस व्यक्ति से जुड़ता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, तो एक तीसरा पैदा हो जाता है, जिसको हम नकली अहंकार, जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको मन कहते हैं, मन पैदा हो जाता है। तो इसी तरीके से मन पैदा होता है। मन कभी ऐसा नहीं होता, मन का अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए तो ऋषियों ने मन को माया कहा है। मन यानी कि संसार, इसको माया कहा है, क्योंकि मन का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वही कॉन्शियसनेस जब किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, किसी परिस्थिति से जुड़ती है तो विचार पैदा होता है, और उसी विचार के कारण वो स्मृतियाँ होती हैं, वही मन होता है, वहीं से सुखी दुखी होती है। तो ध्यान रखना है, कॉन्शियसनेस के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो जब कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस है, तो हम कब अलग हुए? आदिकाल में परमात्मा से कभी अलग अलग नहीं हुए हैं। बस होश का लेवल हमारा बहुत कम था। अब धीरे धीरे अगर हम अपनी सजगता से होश को बढ़ाते चले जाएं, हम उस सुपर कॉन्शियसनेस की अवस्था में पहुंच जाएं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम सारे भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। तो ये समझना, इसको समझने की कोशिश करना, जो हमने बताया है समझ में आएगा। फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछिएगा। धन्यवाद।